नमस्कार दोस्तों, लोक प्रशासन के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नव लोक प्रबंध NPM यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए नो पब्लिक मैनेजमेंट यानी कि NPM क्या होता है, कंप्लीट इसके बारे में कृपया करके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए NPM का नव लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य लोक प्रशासन के विकास क्रम में नवीनतम प्रतिमान है। यह 1990 के दशक में अस्तित्व में आया। जो NPM है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये कब दशक में आया, ध्यान रखना है 1990 के दशक में। डेविड ओसबर्न और टेड गैबलर प्रमुख नाम है दोस्तों, ये याद रखने हैं। डेविड ओसबर्न और टेड गैबलर की 1992 में छपी पुस्तक रीइवेंटिंग गवर्नमेंट नव लोक प्रबंध के जन्म का कारण बनी। पुस्तक का नाम है रीइवेंटिंग गवर्नमेंट, जो इसमें नव लोक प्रबंध के जन्म की कारण बनी। इनकी पुस्तक टेड गैबलर और डेविड ओसबर्न की कब प्रकाशित हुई है, 1992 में। नव लोक प्रबंध लोक प्रशासन में दूसरे पुनः आविष्कार का नुमाइंदा है। पहला क्या था? पहला पुनः आविष्कार 1960 के दशक में आया। क्या? नव लोक प्रशासन। कौन सा था? नव लोक प्रशासन। उसके बाद 1992 में क्या आया? नव लोक प्रबंध। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द क्रिस्टोफर हुड ने प्रदान किया। देखिए, ये पूछा जा सकता है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? क्रिस्टोफर हुड ने। उन्होंने 1991 में प्रकाशित अपने लेख ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन, 1991 में इन्होंने लेख लिखा था। क्रिस्टोफर हुड ने क्या नाम था उसका? ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन। इसमें इसका प्रयोग किया था। नव लोक प्रबंध को प्रबंधनवाद किसने कहा था? फुलिट ने कहा था। और उद्यमशील सरकार ओसबर्न व गैबलर ने कहा था। ये गैबलर नहीं, गैबलर है। और बाजार आधारित लोक प्रशासन ये कहा था लेन व रोजेन ब्लूम ने। और लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के मध्य तीसरा मार्ग जो बताया था UN गुणे ने। ठीक है, ये इसके अन्य नाम थे। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये पूछा जा सकता है कि बताइए उद्यमशील सरकार, नव लोक प्रबंध को उद्यमशील सरकार किसने कहा? तो ओसबर्न व गैबलर ने। बाजार आधारित प्रशासन किसने कहा? लेन व रोजन ब्लूम ने। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच तीसरा मार्ग UN गुण ने। ठीक है, और नव लोक प्रबंधन को प्रबंधवाद किसने कहा? पोलिट ने। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है इसकी मूल विषय वस्तु। देखिए, नव लोक प्रबंध का उदय ब्रिटेन में, पहला ऐसा देश जिसने लोक उद्यमों के निजीकरण की पहल की थी। इसका उदय कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। नव लोक प्रबंध का उदय ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन के थैचरवाद और अमेरिका के रीगलवाद से हुआ। NPM का उदय जो है वो थैचरवाद, ब्रिटेन का थैचरवाद और अमेरिका का रीगलवाद से हुआ था। यह लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संश्लेषण को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि व्यापार प्रबंधन को। किसको दर्शाता है? व्यापार प्रबंधन को। यह लोक प्रशासन में क्या और क्यों, दो वर्ड हैं, क्या करना है और क्यों करना है। ठीक है, क्या और क्यों तथा निजी प्रशासन में कैसे शब्द लाता है। क्या लाता है? क्या, कैसे, क्या, क्यों और कैसे। नव लोक प्रबंध का
उद्यमशील सरकार के रूप में भी जाना जाता है। हमने पिछले पढ़ा था कि 9 लोक प्रबंध को किस नाम से जाना जाता है? उद्यमशील सरकार से। इसका लक्ष्य है 3 इज क्या थे ये? देखिए, एफिशिएंसी यानी कि कुशलता, और इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, और इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावशीलता। जो इस पर ये बल देता है, किस पर? 3 इज है एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बढ़ सकता है ऐसे कि बताइए लोक प्रबंध का 3 इज में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो एक ऑप्शन कोई इनसे अलग दे देगा, ठीक है, तो वो आपने छांटना है। यह प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रबंधकीय स्वायत्तता, कीमत कटौती, वित्तीय प्रोत्साहन, उत्पादन संबंधी लक्ष्य, आविष्कार, प्रतिक्रियाशीलता, सामर्थ्य, जवाबदेही और बाजार निर्देशितता पर बल देती है। देखिए, जो एनपीएम है यानी कि मैनेजमेंट, सिंपल है दोस्तों कि मैनेजमेंट पर बल देता है, प्रबंधन पर। और प्रबंधन में जो जो काम आती है वो क्या आती है? इन्होंने बताया भाई, प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रबंधकीय यानी कि मैनेजमेंट, स्वायत्तता यानी कि फ्रीडम, कीमत कटौती, वित्तीय प्रोत्साहन, तो इन सभी पर इसने बल दिया। 9 लोक प्रबंध उपागम समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को बुनियादी तौर पर बदलने की दृढ़ता से वकालत करता है, और यह समाज और अर्थव्यवस्था के प्रमुख नियामक के रूप में राज्य की बजाय बाजार की केंद्रीय भूमिका पर बल देता है। क्या है यह? जो ये 9 लोक प्रबंध है, ये समाज और अर्थव्यवस्था को बदलने की वकालत करता है, और ये किस पर बलता है? राज्य की बजाय बाजार की केंद्रीय भूमिका पर बल देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस प्रकार इस उपागम में सरकार द्वारा सेवाओं के प्रत्यक्ष उपलब्धकर्ता की बजाय अप्रत्यक्ष तरीकों की ओर परिवर्तनियत है। इन्होंने क्या कहा कि वह जो सरकार है, सरकार द्वारा जो सेवा दी जा रही है वो प्रत्यक्ष न देकर अप्रत्यक्ष दी जाए, ठीक है, मतलब डायरेक्ट जनता तक ना पहुँचकर इनडायरेक्ट रूप से दी जाए। कैसे? जैसे नीति निर्माण है, सहायता है, ठेका देना है, सूचना उपलब्ध कराना है, अन्य कारकों के साथ तालमेल करना। तो भाई ये सरकार खुद वो काम न करके नीति निर्माण, सहायता, दूसरों की हेल्प ले जाए, ठेका दिया जाए, तो इनके हिसाब से ऐसे काम को कर सकती है, यानी कि मैनेजमेंट द्वारा। दूसरे शब्दों में सरकार को सार्वजनिक गतिविधियों के कर्ता से सार्वजनिक लाभों का वितरक और समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सहायक और प्रोत्साहक बन जाना चाहिए। क्या कहा इन्होंने? सरकार को सार्वजनिक गतिविधियों में कर्ता से सार्वजनिक लाभों का वितरक और सहायक बनना चाहिए। इस प्रकार 9 लोक प्रबंधन इस तरीके से अवधारणा में बदलाव की एक श्रृंखला का सुझाव देता है। क्या सुझाव देता है? बदलाव की एक श्रृंखला का सुझाव देता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठित और प्रबंधित करना चाहिए। नेक्स्ट है इसके गोल, यानी कि एंटी गोल्स। इसके कौन कौन से गोल हैं यानी कि लक्ष्य हैं जिन्हें ये प्राप्त करना चाहता है। देखिए, पहला है राजनीतिक प्रशासन द्वि विभाजन, फिर है पदानुक्रम प्रभावित संगठन, फिर शक्ति का अति केंद्रीयकरण, यानी कि बहुत कम केंद्रीयकरण होना चाहिए, प्रशासन में नियमों को प्रधानता होनी चाहिए, प्रशासन में क्या है? नियमों की प्रधानता होनी चाहिए। और फिर है नियम निर्माण में तर्कवादिता, प्रशासन का गैर व्यक्तिगत चरित्र,
प्रशासनिक प्रक्रिया का गैर लचीलापन और अंतर्मुखी दिशा, इन पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, ये इसके लक्ष्य हैं, यानी कि एंटी गोल्स है। ओसबर्न व गैबलर ने 9 लोक प्रबंध के 10 लक्ष्यों की पहचान की। तो वह 10 लक्ष्य है कौन कौन से हैं? पहला जो इन्होंने बताया, उत्प्रेरक सरकार। इससे आप समझ सकते हो भी एनपीएम क्या है। देखिए, उत्प्रेरक सरकार का क्या मतलब बताया। इन्होंने बताया कि भाई सरकार को जो सेवाएं प्रदान करने की बजाय सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी को सक्रिय होने के लिए उत्प्रेरण करना चाहिए। ठीक है, यानी कि मोटिवेशन करना चाहिए, उनको आगे करना चाहिए, स्वयं आगे न होकर। पहला तो इन्होंने बताया उत्प्रेरक सरकार। ठीक है, फिर बताया इन्होंने समुदाय के स्वामित्व वाली सरकार। अगर भाई जो समुदाय है, सरकार को नागरिकों, परिवारों और समुदायों इत्यादि को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने के लिए सशक्त करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार सरकार को तमाम सेवाओं में नौकरशाही के नियंत्रण से बाहर ले जाना चाहिए। और फिर बताया तीसरा जो लक्ष्य बताया विशेषता, सक्षम सरकार, यानी कि सक्षम होनी चाहिए हर काम में। सरकार को कुशलता और किफ़ायत पर इनाम देकर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के दाताओं के बीच प्रतियोगिता पैदा करनी चाहिए, ताकि लोग उसमें सक्षम हो सके हर काम में। ठीक है, ताकि प्रदर्शन को बेहतर कर सके और लागत को कम कर सके। लक्ष्य संचालित सरकार। ठीक है, लक्ष्य यानी कि गोल होना चाहिए सरकार का, तभी काम होगा, कानून कायदे होंगे और दिशा निर्देशों में बदलाव होगा। फिर है परिमाणोन्मुख निर्देशित सरकार। ठीक है, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड और डायरेक्शन गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार को लक्ष्य प्राप्ति और अभियान निर्देशित प्रयासों द्वारा परिणाम यानी कि नतीजे हासिल करने चाहिए, नतीजों पर जोर देना चाहिए। और छठा है उपभोक्ता निर्देशित सरकार, यानी कि कंज्यूमर डायरेक्शन गवर्नमेंट। सरकार को अपने आश्रितों को उपभोक्ता समझना चाहिए। जो सरकार पर डिपेंड है वो क्या है, सरकार ने उनको अपना उपभोक्ता समझना चाहिए और इसे उपभोक्ताओं के प्रति प्रयास और कार्य करना चाहिए, न कि नौकरशाही के प्रति। ठीक है, इसमें उन्हें कई विकल्प मिल जाएंगे। ठीक है, फिर है सातवां जो पॉइंट है वो है उद्यमी सरकार, यानी कि सरकार को पैसे कमाने पर जोर देना चाहिए, न कि पैसे खर्च करने पर। इसे शुल्क, बचत, उद्यम, मद इत्यादि में इस्तेमाल करके संसाधन जुटाने में ऊर्जा लगानी चाहिए। और फिर है पूर्वानुमानी सरकार। सरकार को पहले से एस्टिमेट लगा लेना चाहिए कि हमने कितना पैसा कहाँ से कमाना और किस तरह खर्च करना और कितना किस पर खर्च करना है। विकेंद्रित करते सरकार, यानी कि एक हाथ में शक्ति न होकर शक्तियों का बंटवारा करना चाहिए। और फिर है बाजारोन्मुख सरकार। तो जो सरकार है, सरकार को बाजार पद्धति चुननी चाहिए, न कि नौकरशाही पद्धति। इसे न केवल नियंत्रण और निर्देशन से लक्ष्य हासिल करना चाहिए, बल्कि बाजारों की संरचनाओं को बदल कर भी लक्ष्य हासिल करना चाहिए। इसे बाजार की शक्तियों के जरिए भी बदलाव को नियंत्रित करना चाहिए। तो ये थे भाई जो ओसबर्न गैबलर ने बताए थे इसके लक्ष्य। ठीक है, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। अब जानते हैं हमें इसके इफ़ेक्ट, यानी कि लोक प्रबंध एनपीएम के क्या क्या प्रभाव पड़े, इसका कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। देखिए, जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा वो था स्वायत्त सार्वजनिक संगठनों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? इसे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आने से स्वायत्त सार्वजनिक संगठनों का निर्माण हुआ। और सेकंड हुआ सरकार के आकार को घटाना। सरकार में कर्मचारियों को ज़्यादा वो था, ठीक है, ज़्यादा मंत्री थे, तो उनका आकार कम कर दिया। सरकारी संगठनों का निगमीकरण।
सरकारी संगठनों को निगम में रूपांतरित कर दिया। और फिर बजट और कल्याण व्यय को घटाना, बजट भी कम हो गया उसे। फिर लोक सेवा संरचना को सुधारा गया, इससे लोक सेवा संरचना में भी सुधार हुआ। और फिर हुआ प्रदर्शन माप और मूल्यांकन हुआ, और इसे एनपीएम से सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण हो गया। जो सरकार के वो थे उनका क्या हो गया, निजी के हाथों में चले गए हुए। और फिर निम्न स्तरों पर प्राधिकार का विकेंद्रीकरण हो गया, यानी कि जो शक्तियाँ होगी वो निचले हाथों में सौंप दी गई। फिर नुमा इसका जो इफेक्ट या प्रभाव पड़ा वो था निजी एजेंसियों को सेवाओं का ठेका देना। तो सरकार ने ठेका देना स्टार्ट कर दिया, कोई भी काम स्वयं ना करके ठेकेदारों से करवाएगा। फिर भाई प्रशासन में खुलेपन और पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया गया। और 11वां है प्रशासन में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया गया। और जो 12वां इफेक्ट पड़ा, नागरिक अधिकार पत्रक की घोषणा कर दी गई। ठीक है, नागरिकों के जो अधिकार थे उनकी घोषणा इसमें की गई। तो दोस्तों आपको एनपीएम 9 लॉ के प्रबंध कैसा लगा? ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, और कुछ गलत है तो कमेंट करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों यदि आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर पब्लिक एड, लोक प्रशासन से संबंधित और भी विषय बहुत सारी है। ये चैनल केवल लोक प्रशासन विषय हेतु बनाया गया है। थैंक यू दोस्तों।